लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन तो करेंगे ही, बट आज का डिस्कशन इसलिए अभी आपके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि आने वाले टाइम के लिए ना कुछ बहुत बुरे सिग्नल जो मिल रहे हैं वो मैं आपको अवेयर करा देना चाहता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे चीज़ों के बारे में। देखिए मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि उनका आईटी सेक्टर से कुछ लेना देना नहीं हो, बट आईटी सेक्टर में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं बताना चाहूँगा, जो आईटी सेक्टर में है वो रिलेट कर पाएंगे। एंड आईटी सेक्टर में अगर हिट हुआ तो इंडियन मिडिल क्लास हिट होने जा रहा है, एंड उसके कारण आपका रियल स्टेट से लेके जितने भी रियल स्टेट रिलेटेड एंसिलरी सेक्टर्स है ना, सब पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस रिलायंस के रिजल्ट्स आए हैं वो भी डिस्कस करूंगा। आज किसी भक्त वगैरह को गाली नहीं देने वाला, गवर्नमेंट को ट्रोल नहीं करने वाला, मैं जो रियलिटी है, जो कंट्री में अभी खराब कंडीशन चल रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नाउ। रिलायंस के रिजल्ट पे आता हूँ, उसके पहले ही आईटी सेक्टर वाला चीज बता दूं। देखिए आपको मार्केट गिरता हुआ दिखा फ्राइडे को, राइट? उसका दो मेजर ड्राइवर था। फर्स्ट वॉज फ्यूल प्राइसेस को लेके जो डाउट वगैरह चल रहा है, एंड प्लस जो छोड़िए इस पे नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि लोग कहेंगे सर आपने फिर पॉलिटिक्स घुसा दिया एंड ऑल दैट, बट उसके कारण बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। मेजर ड्राइवर जो फ्राइडे का मार्केट ड्राइव किया था ना, वो था कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला था, एंड इन्फी का रिजल्ट ऐसा आया कि इन्फी का स्टॉक 7% टूट गया, ठीक है। पूरा आईटी सेक्टर का, टीसीएस के अपने इश्यूज चल रहे हैं, रिजल्ट्स उनके भी बहुत अच्छे नहीं आए थे। बाकी सारे आईटी सेक्टर का भी रिजल्ट वैसे ही चल रहा है। एक्सिस के रिजल्ट आए, रिलायंस के रिजल्ट आए, उनमें भी बहुत कोई दम नहीं है, अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जब ये हुआ तो उसके बाद ना बहुत क्वेश्चंस रेज होने लग गए कि यार यूएस आईटी, यूएस का नैस्डैक, यूएस का एसएनपी डेली ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है, रोज न्यू ऑल टाइम हाई लगा रहा है, और हमारा आईटी सेक्टर डूबा हुआ क्यों है? इसके लिए मैंने बहुत बार समझाया है कि यूएस का आईटी सेक्टर इज प्रोडक्ट ड्रिवन, हमारा इज सर्विस ड्रिवन। उनका कैसा है, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को दुनिया भर में परचेज किया जाता है, वो लोग देखते हैं। जैसे अभी आप मान लो ये मोबाइल पे देख रहे हो, तो मोबाइल एंड्रॉइड होगा या आईओएस होगा। एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज यूएस, आईओएस का मोबाइल भी यूएस का ही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जहां पे आप देख रहे हो, लैपटॉप जिस पे देख रहे हो, या तो विंडोज होगा या मैक होगा, वो भी पूरा यूएस है। बात ये समझिए कि वहां की आईटी बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हमारी तरह सर्विस बेस्ड नहीं है। प्लस जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि एआई जॉब ले रहा है, लेकिन एआई बना कौन रहा है? इंडिया में जितने भी एआई एजेंट्स यूज हो रहे हैं मोस्टली लोग यूएस वाला यूज कर रहे हैं। चाइना वाला लोग मानते हैं कि अगर इंडिया में यूज करें तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट उस पर शायद बैन लगा दे, तो लोग को उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है। यूएस वाला ही सब अडॉप्ट करने को रेडी है। तो क्लॉड बोल लीजिए, इंडेंटिक बोल लीजिए, जितना भी चीज आप बोल लीजिए, सब के सब जो यूज हो रहे हैं, लोग सिर्फ चैट जीपीटी जानते हैं, जबकि कोर आईटी वाले उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं। सब एजेंटिक, क्लॉड एंड ये सब यूज कर रहे हैं। एंड मैं आपको एक चीज और शॉकिंग बताऊंगा, इस बार जितने भी मेजर आईटी कंपनीज है किसी ने अच्छा अप्रेजल नहीं दिया, ठीक है। जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा है और जो आईटी सेक्टर की कंपनीज का चल रहा है हिसाब किताब, तो वहां पे चूंकि जॉब वगैरह की इतनी मारामारी है, लोग डर भी रहे हैं कि अगर अप्रेजल नहीं मिल रहा है और इसी फील्ड में को रहना है, इसी सर्विस बेस्ड कंपनी में मेरे को रहना है, तो मैं स्विच करने जाऊंगा तो मुझे कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल भी नहीं रही है। कुछ लोगों को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। तो उससे क्या हो रहा है, उनका स्विचिंग में उनको डर बना हुआ है ना। वो अपनी सेम कंपनी में अप्रेजल के लिए फाइट पता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हुआ क्या है, देखिए मैक्सिमम लोग तो जो लैपटॉप्स यूज करते हैं उनको कंपनी प्रोवाइडेड ही लैपटॉप मिलता है। कंपनी ने बैकएंड में दे हैव यूज्ड एआई मॉडल्स जिससे आपकी एफिशिएंसी वगैरह ट्रैक होने लग जाए। और ये चीज ना आज नहीं, जेनपैक्ट वगैरह ये बहुत सालों से कर रहा है कि आपका माउस नहीं हिल रहा है वो भी ट्रैक हो जाता था, आपका कीपैड कर्सर नहीं हिल रहा है तो ये पता चल जाता है आप लैपटॉप से कितना दूर रहते हैं। बट वो तो बहुत चीप लेवल की मॉनिटरिंग हो गई। बट आप कौन सा सॉफ्टवेयर कितना देर यूज कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन में कितना देर बैठे हैं, क्या आपने कौन सा काम कितना देर किया है, इसको रन करके डेटाबेस को फेच करके ऑटोमेटिकली सेंड करने का या एक सिस्टम पे डंप करने का भी टूल्स बैकग्राउंड में रन किया जा रहा है। जिससे हो क्या रहा है कि जो एम्प्लॉइज फाइट करने जा रहे हैं कि यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, उनका उनका मैनेजर उनको सीधा बताया था ये तुम्हारी एफिशिएंसी है, और उस एफिशिएंसी में बता दिया जाता है कि उसके हिसाब से तुमको जो सैलरी दे रहे हैं वो भी तुमको नहीं डिजर्व होता है।
तो वो बेचारा अब क्या ही फाइट करेगा, वो लड़ ही नहीं सकता कि भाई मुझे पैसे बढ़ा के दो। तो वहां अगर इंक्रीमेंट, वहां अगर ग्रोथ अगर रुक गया है, वहां पे सब चीजें ऐसे पॉज हो गई हैं, नए हायरिंग्स हो नहीं रहे, इंक्रीमेंट आ नहीं रहा है, जॉब लॉसेस हो ही जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कट हुआ जा रहा है, इतना अच्छा सिनारियो बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फॉर द सेक्टर। जितने मेजर म्यूचुअल फंड्स हैं अगर मैं आपको बताऊं तो सब ने क्या किया है पता है, अपना पैसा निकालना आईटी सेक्टर से चालू कर दिया। लास्ट में कौन निकलेगा, जब बॉटम बन रहा होगा वहां पे रिटेल निकलेगा, वहां पे बाकी लोग एंटर कर रहे होंगे, बट वो बॉटम के आसपास है, शायद बहुत दूर है। क्योंकि जो सिनारियो चल रहा है, जो पता चल रहा है, उसके हिसाब से इस सेक्टर का सर्वाइवल भी क्वेश्चन पे आ चुका है। बर्नस्टेन बोल के एक जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो ग्लोबली हर जगह में इन्वेस्ट वगैरह करती है, उसने इंडिया प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है। अब वो लेटर चूंकि उसने पब्लिक कर दिया है इसलिए हमें पता चल रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट को कितने लेटर्स ऐसे कितने इन्वेस्टर्स लिखते होंगे कुछ पता नहीं चलता होगा। बट चूंकि उसने ये पब्लिक किया तो उसमें पब्लिक लेटर में उसने क्या बताया पता है, कि इंडिया का 1.5 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है आईटी पे, एंड वो सारा जो सेक्टर है उसमें हार्डली 2% लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड पे हैं, बाकी मेजॉरिटी सर्विस बेस्ड वाले हैं। एंड वो पूरे के पूरे लोग अनएम्प्लॉयमेंट के दहलीज पे खड़े हैं, और नहीं हुआ तो 50% लोगों का तो एम्प्लॉयमेंट जाना ही है। अगर ऐसा होता है, ये सिनारियो जो उसने प्रेडिक्ट किया है अगर ये होता है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आज जो बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, पुणे में जो लिख के आता है ओनली 2 करोड़ रुपीज, मतलब 2 करोड़ लिखा है उसके बगल में ओनली लगा भी दिया है, फ्लैट स्टार्टिंग ओनली 3 करोड़ रुपीज, लग्जरियस लिविंग एट ओनली 3.5 करोड़ रुपीज, ये जो लिखा जा रहा है ना, ये सब लिखना बंद हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनका हाउस में डंपिंग कितना आ जाएगा। जब किसी बैंक वालों से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मैक्सिमम जो फ्लैट्स आ रहे हैं ऑक्शन में एंड ऑल, वो ऐसा नहीं है किसी का बिजनेस चल रहा था, बिजनेस खराब हो गया इसलिए वो बंद हो गए। मैक्सिमम वो आ रहे हैं जो मान लो इन्वेस्टमेंट पर्पज के नाम पे एक एक्स्ट्रा फ्लैट ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब उसका वो ईएमआई नहीं दे पा रहा है, ईएमआई के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। अब करेंगे क्या, प्रॉब्लम्स तो है, सोल्यूशन क्या है, तो उसने सोल्यूशन ये कहा है कि इंडिया को आरएनडी पे स्पेंड करना चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी जीडीपी का टोटल स्पेंडिंग हम सिर्फ 2% करते हैं एडुकेशन एंड आरएनडी पे। हमारे टोटल बजट का हम सिर्फ 2% एडुकेशन एंड आरएनडी पे खर्चा करते हैं। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप यूएस बोल लीजिए, आप चाइना बोल लीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज बोल लीजिए, आप कुछ लोग कहेंगे साहब आप उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, तो ठीक है मैं बांग्लादेश पाकिस्तान से कंपेयर कर लेता हूं, उसमें खुश हो। वो हमारे लिए इंसल्ट होना चाहिए ना कि हम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से कंपेयर करें। यूपी को अच्छा दिखाना है तो बिहार से कंपेयर कर दो, बंगाल को खराब दिखाना है तो बिहार से उसको गुजरात से कंपेयर कर दो। अरे भाई कंपैरिजन करना है तो गुजरात एंड तमिलनाडु करो, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु करो, सेम लॉजिक बैठता है यहां पे। इंडिया के कंपैरिजन चाइना से करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से। और हम बहुत पीछे हैं, वो चीज हमको खराब लगती है, लेकिन उसके पीछे होने का मेन रीजन क्या है, वो अपने जीडीपी का एडुकेशन पे बहुत अच्छा पैसा खर्चा करते हैं। आप कहूंगा तो उन वक्तों को खराब लगेगा, बट मेरे पास उपाय नहीं है, कुछ कहना तो पड़ेगा ही। वो अपने जीडीपी का बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं एडुकेशन पे, 7 से 8% वो टोटल खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का ऑन एडुकेशन। यूएस का भी इसी तरह 4 से 5%। आरएनडी पे वो लोग कितना खर्चा करते हैं। एंड चाइना में एक और रूल है, अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी है तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आपके यहाँ बच्चे 6 साल से लेकर 15 साल के एज वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं, यानी कि मोस्टली क्लास 10 तक कवर हो गया, अगर क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चे आपके, सॉरी एज 6 से 15 तक, यानी क्लास 10 तक के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं अगर, तो आपका स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। यानी कि प्राइवेट स्कूल का बिजनेस ही खत्म कर दिया गया। और वहां पे हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाना पड़ता है, कंपलसरी है। तो अपने आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड्स बढ़ गए।
हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, और जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है। और ये बात भी सही है कि अगर नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, तो ये तो जरूरी है, इसीलिए नहीं किया जा रहा है। और उसका यही मर्चेंट का यही सजेशन है, और ये कोई मानेगा नहीं, ये बात अलग है, लेकिन उसने प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताया कि इंडिया को R&D पे और एडुकेशन पे स्पेंड करना पड़ेगा, तो नहीं किया जा रहा है। बोल रहे हमारा जो कंट्री है वो AI, बस सिर्फ AI को ट्रेन करने के लिए यूज कर रहा है। हमारे यहाँ कोई लर्निंग मॉडल्स नहीं है। जो एक दो आए भी हैं वो रैपर के ऊपर रैपर वाला, मतलब चॉकलेट कहीं और से खरीदा गया है, उसके ऊपर रैपर अपना लगा दिया गया है, वो सारे AI एजेंट्स हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं। जितने AI टूल्स के नाम पे हमारा खुद का लर्निंग मॉडल बहुत कम है, 2 या 3 ही है, और होंगे देखिए मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा, बट जो बर्नस्टीन ने लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने से कोई पैदा करके नहीं बता रहा हूँ स्टोरी। जिनको पढ़ना होगा जाके पढ़ लेगा, ऑनलाइन ये चीज अवेलेबल है। ये है कि आपको ये सब बताई नहीं जाती हैं चीजें, मेरा काम है बता देना। फिर उसने ये भी लिखा है कि गर्मी के टाइम पे दुनिया के सारे हॉटेस्ट सिटी इंडिया में होते हैं, यानी कि गर्मी में इंडिया का रहना मुश्किल है, इंडिया में रहना मुश्किल है। और ठंडी के समय दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हमारे इंडिया में होते हैं, यानी कि 2 मेजर वेदर जो कि इंडिया का समझ लीजिए 10 में से 11 महीना कवर करते हैं, उसमें इंडिया में रहना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कंपेयर टू यूरोपियन या US स्टैंडर्ड्स। और यही रीजन है कि इंडिया में जितने पैसे वाले लोग हैं धीरे धीरे इंडिया से माइग्रेट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये दिख रहा है कि ये सर्वाइवेबल नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप भी चले जाओ, देखो जाने का तो चले ही जाएगा इंसान, लेकिन क्या कभी यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए कि नहीं की जाए? अब मान लियो कि नहीं की जाए तो ठीक है, अब कहेंगे सर गर्मी में तो गर्मी ही लगेगा। यस, गर्मी में गर्मी ही लगेगा, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। जितनी गर्मी दिल्ली के से लुटेंस वाले एरिया में लगती होगी, जहां पे बहुत सारी ग्रीनरीज वगैरह आपको दिखाई देंगी, जो वेस्ट दिल्ली में लगती होगी, उससे कई गुना ज्यादा आपको लगेगी गुड़गांव में, उससे कई गुना ज्यादा आपको ओल्ड नोएडा में लगेगा। क्यों पता है? ग्रीनरी कम है वहां पे, इसलिए। तो प्लान डेवलपमेंट अगर किया जाए, अर्बन पार्क्स वगैरह रहे, तो अर्बन पार्क्स उस हीट को ऑब्जर्व करते हैं, उस डस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्या होता है, पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है, गर्मी थोड़ी सी कम होती है। बट वो प्लान डेवलपमेंट तो नहीं होता है। आज पार्क दिखा के वो दे दिया जाएगा, कल वही पार्क बन जाएगा एक नया हाई राइज। तो ये प्रॉब्लम आ गया है, और हम कोशिश में है कि इंडिया में जितने लोग हैं उनसे जितना ज्यादा हो सके टैक्स वसूलें। जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं इंडिया में, वो धीरे धीरे अपना बिजनेस इंडिया के बाहर शिफ्ट करते जा रहे हैं। वो ऐसे नया ही ऑपरेट करने में खुश है कि ठीक है चलो जो इंडिया में टैक्स बनता है देंगे, लेकिन पर्सनल वेल्थ का 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे, बाहर रह लेंगे। क्यों? मेन रीजन यही है कि आपका कंट्री लिवेबल नहीं बचा। एंड जितना हमारे यहाँ एडुकेशन पे और R&D पे स्पेंड होता है, उसका 10 गुना ज्यादा हमारे यहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। अब चाइना ने अपने देश से भिखारियों को खत्म कर दिया। सिंपल लॉजिक देखिए कि तुमको काम तो करना ही पड़ेगा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम इस तरह काम करो, लेकिन काम करना पड़ेगा, बैठ के तुमको पैसा नहीं मिलेगा। यहां पे अगर आप आदमी खोजने जाइए काम के लिए, कोई औरत रोड पे भीख मांग रही है, उसको बोलिए कि चलो मेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन काम कर लेना, तुमको महीने का इतना दे देंगे, बोले पता है क्या बोलेगी, इससे ज्यादा मेरे को भीख मांग के मिल जाता है, तो आपके घर में क्यों काम करूं? पहले तो देश से भिखारियों को खत्म करो, उनको जबरदस्ती कोई काम में लगाओ। और ये जो फ्री का पैसा दिया जाता है ना, इसी से ये हो रहा है कि लोग और काम नहीं करना चाहते, और हमारे यहां बिना काम किए लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। और जो कमा रहे हैं उस दिन में 16-16 घंटा मेहनत कर रहे हैं, बट जो 20-25 हजार कमा रहा है वो कह रहा है कि मेरा 25-30 हजार हो गया, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। और जो लोग 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, कैसे मेरी इनकम और बढ़े। और जो कम कमा रहे हैं उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि हो गया मेरा मेरा काम हो गया, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए।
तो धीरे धीरे देश क्या होते जा रहा है, और लेजी होते जा रहा है। और ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू रहा तो बहुत खराब ही है। अब कुछ लोग बोले सर स्टॉक मार्केट तो रिटर्न दे रहा है ना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट वही कर सकता है जिसके पास पैसा हो। अभी टोकन आईक्यू के समय एक क्वेश्चन उठा था कि कौन कितने महीने के एसआईपी करता है, तो मैंने कहा था कि मेरा रफली 1 करोड़ मंथ सेविंग होता है मेरा। तो काफी लोग उसमें ना ट्रोल करने लग गए, 1 करोड़ फेंका फेंकी कंपटीशन चल रहा है, खूब फेंको, खूब जोर से फेंको। उनको आइडिया ही नहीं कि भाई इंसान इंडिया में कौन कितना कमा सकता है। अब मैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सबसे कम कमाने वाले पे हूं, तो भी मैं 8-9 करोड़ टैक्सेस पे करता हूं भाई। जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनका सोचो क्या लेवल है, आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से पड़े हैं हम लोग सब। तो आपको 1 करोड़ महीना सुन के घबराहट हो गई कि इतना कोई कैसे सेव कर सकता है भाई। गवर्नमेंट को पर मंथ टैक्स ही 60-65 लाख रुपए जा रहा है भाई। तो थोड़ा तो अपने लिए भी इंसान बचाएगा ना। पॉइंट वही है कि सोच के परे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 16-16 घंटे अपने आप को ड्रिल करना पड़ेगा। लोगों ने मेरे को देखा है, मैं 10-10 घंटे खड़े होकर सेमिनार देता हूं, और वो सेमिनार जिसमें मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करता हूं। उल्टा जो फीस भी यूजर से चार्ज होती है 300-400 रुपया, उनको ही पता है उससे ज्यादा का वैल्यू उनको मिल के जाता है। फूड ही मिल जाता है उससे ज्यादा, ऑडिटोरियम का खर्चा, स्पीकर्स को बुलाने वगैरह का, रखने वगैरह का खर्चा सब हम लोग अपने पॉकेट से बियर करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे तो उसमें आपको फायदा क्या हो रहा है? ये फायदा हो रहा है कि मैंने एक समय कमिट किया था लोगों को कि जब पैसे हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा लाऊंगा जिस दिन मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सकता है फ्री में लर्निंग इम्पार्ट करूं। और वो कमिट, हाँ ये है कि वो मेरे बिजनेस एक्सपेंस में जाता है, तो जो लॉस होता है वो मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देने से अच्छा है कि वो बिजनेस लॉस में चला जाए। तो लॉस तो टेक्निकली तो भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब एक हिसाब किताब वैसा बैठा। तो उसमें पैसा बनाने का एम कभी था भी नहीं और ना है, क्योंकि जब पहले 10,000 रुपए वाले सेमिनार होते थे तो उसमें भी सब जानते थे कि उतना ही खर्चा भी हमारा हो जाता था। लेकिन लाइफ क्लियर था, हमारा लॉजिक क्लियर था, और मैंने ये प्रॉमिस किया था कि जब ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे तो मैं ऐसा रेट पे किया करूंगा कि ना के बराबर कॉस्ट हो। हम फ्री में भी कर सकते हैं, जो 400 रुपए 300 रुपए का जो सेमिनार होता है वो फ्री में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी गोवा वाला ही जो हो रहा है, ऑलरेडी इतने सीट्स क्यों बुक हो गए पता है क्यों? लोगों ने चेक किया कि होटल का रेट क्या है, होटल का रेट चेक कर रहे हैं, बोल रहे यार जो इस रेट पे होटल में मिल रहा है उस रेट पे ये लोग दे रहे हैं। 1 रुपया वहां भी हम नहीं बना रहे हैं, पता है क्यों? एम ही नहीं है वहां से बनाने का, बस वो एक कम्युनिटी है, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी, वैसी कम्युनिटी बन रही है बस। तो वो एम था। अब हम खर्चा कर सक रहे हैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, खान सर हॉस्पिटल बनाए खर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट लोग इसी तरह से खर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें की कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पैसे कहां जा रहे हैं बॉस? अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है। अरे भाई बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई भी रहे, कल कांग्रेस आ जाएगी तो कौन सा देश सुधर जाएगा? स्ट्रक्चर तो यही रहने वाला है। करप्शन तो इंडिया से जड़ से खत्म करना पड़ेगा ना। जड़ से खत्म कैसे होगा? अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो कभी नहीं खत्म होने वाला। बट लोग पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, उनको बस ये दिखेगा मेरा गर्दन नहीं है, बस ये दिखेगा। इतना हंसी आता है कि किसी का बॉडी में कुछ मान लो कमी है तो है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो गॉड गिफ्ट होता है। लेकिन उनको ये दिखेगा मेरा गर्दन नहीं है, ठीक है अब यही देखो आप लोग कि मेरा गर्दन नहीं है। गर्दन नहीं है ठीक है, रीढ़ की हड्डी अभी भी है और इसीलिए बोल पाता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 4 तारीख है जब बंगाल में आ जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट तब कैसे बोलोगे आप? तो भी बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर लेंगे, झोला उठा के चल दूंगा। तो ये है यार, बट ठीक है। तो ये जो बताया बर्नस्टेन ने उसके ऊपर मैंने अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। एंड आईटी सेक्टर हमारा बहुत बुरे कंडीशन में है। अब किसी दिन बाउंस कर जाएगा तो रोने मत आ जाएगा देखो सर आज तो बाउंस कर गया, क्योंकि चीजें ठीक नहीं है। अभी रिलायंस का रिजल्ट दिखाता हूं। रिलायंस के रिजल्ट में पता है आपको पूरा बढ़ा चढ़ा के बताया होगा, रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 10%, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बताया गया होगा। क्रूड ऑयल का दाम कितना बढ़ा ये बताया किसी ने?
तो जितना क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा होगा तो जो ये रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बेचेंगे उसका दाम भी तो बढ़ेगा ही ना, तो सेल्स नंबर बढ़ा है, उसी तरह कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी बढ़ गया होगा। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गया तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लो, तो प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ नहीं आया है। वो तो कोई बताएगा नहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्वार्टर से डिक्लाइन करी है, वो कौन बताएगा। बट ठीक है, चलिए चलते हैं रिजल्ट पे। हाँ, अब देखिए टोटल इनकम आपको बढ़ा हुआ दिखेगा 2,74,000 करोड़ से लास्ट क्वार्टर से इस बार 3,03,000 करोड़ हो गए। ठीक है, ये लैक्स करोड़ है, हाँ ध्यान रखिएगा। और क्वार्टर एंडेड लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आया है। बट ये करता क्या है कंपनी रिलायंस? पेट्रोल डीजल रिफाइन करता है क्रूड ऑयल को मंगा के। अब इनका इनपुट कॉस्ट देखिए, अगर इनका इनकम बढ़ा है 10%, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है 20%, 1,08,000 करोड़ से 1,28,000 करोड़, ऑलमोस्ट 18-19% का जंप है। मतलब समझ रहे हैं आप कि मार्जिन कितना श्रिंक कर गया है। सब हुआ। अब एक्सपेंडिचर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 25-26-27,000 करोड़ का प्रॉफिट में, सॉरी रेवेन्यू में ग्रोथ, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर में ग्रोथ हो गया है। इसके कारण हुआ क्या? प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर वाले सेम क्वार्टर से डिक्लाइन कर गई है 10%। तो इस रिजल्ट को आप अच्छा किसी हिसाब से बोलेंगे। और ये चीज रिलायंस के स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी कर रही है बहुत दिनों से, बहुत दिनों से ये चीज रिफ्लेक्ट भी कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या होगा पता नहीं किसी को। एनुअल नंबर्स में देखेंगे तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ दिखेगा 10% का एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको दिखेगी 20% की। ये एनुअल नंबर्स है, ठीक है। तो एनुअल नंबर्स में आपको नंबर्स अच्छे दिखाई देंगे, जिसमें एक 10,000 करोड़ का चेंज इन इन्वेंट्री का एक इफेक्ट है जो कि लास्ट ईयर 15,000 करोड़ था, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में से लास्ट ईयर कुछ आपके 15,000 करोड़ का नेट एडिशन था, वो इस बार ये है। तो टेक्निकली आपका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज्यादा ग्रो किया है एनुअलाइज्ड बेसिस पे, बट उसका इफेक्ट प्रीवियस क्वार्टर से मिल चुका है। इस क्वार्टर में आपका रेवेन्यू डिक्लाइन करता हुआ दिखा है। ओके, सेक्टर वाइज आ जाते हैं। मेजर डिफरेंस आपको ऑयल एंड केमिकल में ही दिखेगा एंड ऑयल एंड गैस में ही दिखेगा। तो ऑयल एंड केमिकल में ही देखिए आपका बहुत सॉलिड इंक्रीज है आपके सेल्स में भी, एंड उसी के रिजल्ट में देखिए डिटोरिएशन भी दिखेगा आपको, राइट। बाकी सब सेक्टर सो ग्रो कर रहे हैं, डिजिटल सेक्टर बोल लीजिए, रिटेल बोल लीजिए, जैसा था उसमें बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ आपको दिखाई देगा। ईयर टू ईयर बहुत अच्छा है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा नहीं है। तो ईयर टू ईयर में अच्छा ग्रोथ दिया है इन लोगों ने, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में उतना नहीं है। बट प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे तो सॉलिड डिक्लाइन है, प्रीवियस क्वार्टर से बोलिए या प्रीवियस ईयर से बोलिए, अच्छा खासा डिक्लाइन है। ऑयल एंड गैस में भी सेम चीज़ है, बट वही रिटेल का जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, और डिजिटल सर्विसेज बेसिकली जियो वगैरह जो है उसमें इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। तो मोबाइल बिजनेस में तो ये अच्छा खासा छाप रहे हैं पैसा। तो एबिटा और इसमें भी ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। लेकिन यही है कि अगर आप डिजिटल सर्विसेज में जैसे ही आप डिप्रिसिएशन का कॉस्ट हटा देते हैं तो आपका इनकम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन कुछ बनता है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन फॉर टुमारो। बट फ्राइडे को क्या डिस्कशन था एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। अच्छा एक चीज और, पीस टॉक होना था ईरान के संग पाकिस्तान में। मैंने कहा ही था कि पाकिस्तान के संग कभी पीस टॉक, पाकिस्तान में कभी पीस टॉक हो नहीं सकता। जेडी वैंस तो यूएस में बैठा हुआ है, अभी तो ट्रंप पे वो अटैक हुआ तो पता चला जेडी वैंस तो यूएस में बैठा हुआ है। तो भाई अगर वही यूएस में बैठा हुआ है तो पीस टॉक कर कौन रहा है? मैंने उस दिन सुबह सुबह 9 बजे लिखा था, करेंसी इज मूविंग टुवर्ड्स 95,
डिस्पाइट 50 बिलियन यूएसडी रिजर्व। और एनडीएफ एक्चुअली क्या हुआ था कि आरबीआई ने ना एनडीएफ बंद कर दिया था, ठीक है, 31 मार्च को। तो उस समय क्या करेंसी कंट्रोल में आ गई थी, 95 से 93 एक ही दिन में टूट गया था। बट इन लोगों ने क्या किया कि देखा कि भाई अब तो लोग हमसे आके फिजिकली वो मांग रहे हैं कि मेरा रिडेम्पशन दो, रिडेम्पशन दो। तो इन्होंने देखा कि यार मेरा तो 10-15 दिन ही ट्रेडिंग हुआ और उसमें 50 बिलियन का रिजर्व जुड़ गया। तो इस तरीके से तो 2-3 महीने में मेरा ये लोग खजाना खाली कर देंगे जिसके दम पे मैं इतना उछलता हूँ। तो इन लोगों ने बोला वापस से एनडीएफ चालू कर दो। तो जो डिसीजन इन्होंने लिया 31 मार्च को, वो डिसीजन इन्होंने रोल बैक कर दिया 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस के बाद ही, क्योंकि सेशंस उतने ही हुए होंगे, बीच में इतनी सारी हॉलीडेज से अप्रैल के बिगिनिंग में। तो टेक्निकली देखिए 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस भी ये होल्ड नहीं कर पाया अपना डिसीजन। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि इकोनॉमी कितनी फ्रेजाइल हो गई है। और आज 26 है, 29 तारीख को रात से नया पेट्रोल डीजल का रेट आपको मिलेगा। जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने भी बोला कि एक संग 30 रुपये बढ़ाएंगे तो पागलपन हो जाएगा, एक बार 10 रुपये बढ़ाओ या 5 रुपये बढ़ाओ और इसको हर 5-5, 6-6 दिन पे बढ़ाते रहो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा लोग को। तो होता क्या है कि एक संग 30 रुपये बढ़ेगा तो हेडलाइन बन जाएगा, 5 रुपये बढ़ाओ तो लोग बोलेंगे अरे इतना दुनिया भर में बढ़ा है, हमारे यहाँ तो 5 रुपये बढ़ ही सकता है, ठीक है। तो दुनिया भर में बढ़ के भी हमारे रेट पे पहुंचा है अभी भी। जो रेट हम अभी पे कर रहे हैं वो इतना दुनिया भर में बढ़ने के बाद अभी ये रेट हुआ है, और ये रेट हमको अभी से पे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, करेंगे पे अपने। तो 10 रुपीज विद इन 6-7 डेज ऑफ इलेक्शन आपको दिखने को मिलेगा 29 तारीख के बाद से ही। शायद 29 तारीख को ही 10 रुपये बढ़ जाए, और या फिर विद इन फ्यू डेज आपको धीरे धीरे 5-5, 6-6 रुपये करके बढ़ता हुआ दिखे, और विद इन 1 मंथ आपको 30 रुपये का डिफरेंस दिखाई दे देगा। वो जब 30% इन्फ्लेशन पास ऑन होगा, हु विल बियर दैट इन्फ्लेशन? यू एंड मी। वेदर यू सपोर्ट बीजेपी, वेदर यू सपोर्ट कांग्रेस, पॉइंट इज एनी गवर्नमेंट हु इज देयर will always keep their public in loop कि लो ये लोग लड़ते रहें, ये लोग लड़ते रहें, ये लोग लड़ते रहें। जब तक सिटीजन्स अवेयर नहीं होंगे ना, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और आप पूछ लीजिए कि पैसे का हिसाब, तो आपको कभी कांग्रेसी बोल के बता दिया जाएगा, जो ना पूछे उसको अंधभक्त बोल दिया जाएगा, और यही चलता रहेगा। तो पब्लिक मिलके हमारा काट रही है। काफी लोग बोल रहे थे कि सर राघव चड्ढा पे कुछ बोलो। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, हम गरीब हैं, गद्दार नहीं, ठीक है। तो मैं तो क्या ही बोलूं, वैसे लोग बिक जाते हैं, सब लोग नहीं बिकते। तो मुझ जैसा आदमी तो इतना जल्दी नहीं बिकेगा, बट जो बिक गया वो बिक गया, बिकाऊ है तो बिक गया। ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा था ये बता देता हूं। 24,160 इसके ऊपर जब तक निफ्टी ना जाए अवॉइड बुलिश ट्रेड। क्लियर था कि बुलिश ट्रेड तो करना ही नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी ये था कि मार्केट ये रेंज टूटेगा तो अपना दूसरा साइड एंजॉय करिए, ठीक है। निफ्टी में भी वही हुआ, 160 के ऊपर छोड़िए, फर्स्ट कैंडल के बाद वो 110 के नीचे ही हमेशा रहा, चलता गया चलता गया चलता गया, ये जोन तक आया, 24,800 के पास आया। और वहां सबको पता था 23,800 के पास, सबको पता था वहां सपोर्ट भी है। ये भी उसी तरह किया, ये भी टूटा, वही है 55,750 जो हमने प्रीवियस डे सपोर्ट डिस्कस किया था वहां तक आया। उसके थोड़ा सा बाउंस किया क्योंकि एक्सिस का रिजल्ट का एंटिसिपेशन था, उस रिजल्ट का एंटिसिपेशन है वो बाउंस किया है। मेजर फॉल किस में था? आईटी सेक्टर में था, लेड बाय आपके इन्फी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो नीचे यहाँ पे बाइंग हुई भी है ना, ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा बचाने के लिए बाइंग कर ली है, कोई सेंस नहीं बनता बॉस। ये इंडेक्स 23-24 हजार पे आएगा तो फिर इन्वेस्टेबल दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखने वाला। पहले इन कंपनीज को झटका लगने दीजिए, ये अभी भी सुधर नहीं रहे हैं ये कंपनीज। ये एआई मॉडल्स पे, एआई लर्निंग्स पे और एआई का ट्रेनिंग पे अपने एम्प्लॉयज पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं। वो ये एआई मॉडल्स यूज करके बस अपने एम्प्लॉयज को स्क्वीज कर रहे हैं कि किस तरीके से एआई का वो हम निकालें और बोले कि देखो तुम्हारा हम सैलरी क्यों बढ़ाए, तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई वही सब मॉडल्स अपनी टीम को सिखा दो, उसको यूज करना सीख के उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम को फास्टर कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएंगे, ज्यादा अच्छा डिलीवर करेंगे। तो तुम उनको काटी करने के लिए कर रहे हो।
मतलब सीनियर मैनेजमेंट इन ऑल दीज आईटी कंपनी नीड टू लिसन कि उनको अपने एम्प्लॉयज को इन सब चीजों के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अब कहेंगे लोग ट्रेनिंग लेके हमसे दूसरे कंपनी में भाग जाएंगे, तो आपके यहाँ रह के वो क्या करेंगे? अगर आपके यहाँ रह के आप देख रहे हो कि उनकी एफिशिएंसी 5% है, तो वो इससे बढ़िया चला ही जाए। कम से कम ट्रेनिंग तो कर दो, कम से कम इंडस्ट्री का एक लेवल तो ऊपर उठेगा कि ये बेयर मिनिमम है जितना आपको आना चाहिए। मैं तो अपनी टीम को, जितने भी लोग मेरे संग काम करते हैं, सबको सीधा ये कह दिया है, जो एआई का कोर्स करना है करो, जितना रुपया करना है करो, चीजों को यूज करना नहीं, उनको बनाना सीखो। जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन सीखो। एक जन बोलता है सर आप आजकल तो आप एआई से थंबनेल बना लेते हैं। मैं बोला एक जन की नौकरी गई, इसका मतलब तो लोग हंसने लग गए कि एक जन की नौकरी गई, अब थंबनेल बनाने वाले की नौकरी गई बेसिकली। नहीं जाएगी नहीं, बट एक बात बोल रहा हूं कि उससे कुछ और काम करा लेंगे। लेकिन ये तो समझो कि कहीं पे कोई चीज में अगर पहले 5 घंटे लगते थे, उसमें अगर 1 घंटे में काम हो रहा है, तो उसको 1 घंटा में करके देगा ना एआई भाई। कंप्यूटर ने उन लोगों की जॉब नहीं ली थी जो कंप्यूटर का को नहीं चाहते जाना, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा उनका जॉब गया। सिमिलरली एआई के संग है, एआई उन्हीं का जॉब लेगा जिनको उसको यूज करना नहीं आएगा, और उसको यूज करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका काम बढ़ता है, तो आप क्यों नहीं उसको सिखवा रहे हो अपनी टीम को? ये इन आईटी कंपनीज को सीखना पड़ेगा। और ये जब तक इनका स्टॉक प्राइसेस टूट के कचरा नहीं हो जाता है ना, तब तक इनको नहीं समझ में आने वाला बॉस। ये अपने उसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि हाँ सब चंगा सी। जो देश का हाल है वही इन आईटी कंपनीज का भी हाल होकर रखा है, क्योंकि इनके मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो क्या है, बेच बाच के निकल चुके हैं, वो अपना लाइफ एंजॉय कर चुके हैं, बाकी छोड़ दिया है शेयर होल्डर पे। अभी इन्फोसिस में 90% पब्लिक होल्डिंग है, या म्यूचुअल फंड होल्डिंग हो, चाहे किसी भी नाम से होल्डिंग हो, सब पब्लिक होल्डिंग है। मरे पब्लिक, उनका क्या? पब्लिक का वेल्थ ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये माइंडसेट आ चुका है। चलिए एनीवेज कोई बात नहीं, अपना डिस्कशन करते हैं। बट क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द डेज मार्केट गैप अप गैप डाउन में ही खत्म हो जाता है, और उसका कोई उपाय भी नहीं है। हाँ लेकिन एक चीज ये है, अगर आपको इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए, आप लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके सब फर्स्ट ट्रेड आप करेंगे, आप मेल भेजेंगे मेरी टीम को, वो आपको लिंक भेज दिया करेंगे लोग। मेरे नाम से कोई आपसे 1 रुपया मांगे, कोई देने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कॉइन स्विच में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए सीएफडी मार्केट सैटरडे बंद रहता है, तो इसलिए 2 दिन से आपके गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं है एज सच, ठीक है, 1-2 रुपए के रेंज में ही घूम रहा है। बट गोल्ड हो गया, क्रूड हो गया, यूएस के फ्यूचर्स हो गए, ये सब आप इस पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। जैसे अभी टेस्ला का हो गया, अभी मेटा अगर ट्रेड करना है, ठीक है, सॉरी मेटा ये तो नहीं है, फेसबुक है क्या? ओके इंटेल, ओके टेस्ला, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको स्टॉक्स ये सब दिखेंगे यूएस वाले। गूगल भी होना चाहिए, या अल्फाबेट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे आपको वो मिलेंगे देखने को, यहाँ पे ट्रेड करने को। आप चाहे तो इंटरेस्ट लीजिए, करिए, ये सब यहाँ भी आपको मिल जाएगा। RWA टोकन्स पे जाइए डेल्टा पे, तो आपको पैक्स जी, ये XAUT मिल जाएगा, 100x लेवरेज पे XAUT मिल रहा है। इनके यहाँ भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ के एक गोल्ड ट्रेडिंग फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है, एप्पल मेटा सबके स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, आप ट्राई तो करके देखेंगे। इंडियन मार्केट में मान लो लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, गैप डाउन ही हो गया, गैप अप ही हो गया, तो आप नहीं कर पाओगे ट्रेड। लेकिन ग्लोबल फ्यूचर्स तो रात भर चल रहे हैं, जब टाइम मिले ट्राई करके देखो, कम से कम एटलीस्ट अकाउंट रखो डेल्टा में, कॉइन स्विच में, नीचे कॉइन डिसेस का लिंक होगा उसमें भी ट्राई करो, ठीक है। चलिए आते हैं डिस्कशन पे अपना, कि क्या रहेगा डिस्कशन। अब देखिए सिंपल रखते हैं, मार्केट ने बाउंस कहाँ से किया? 840 से बाउंस किया है। मैं भी वेट करूंगा कि मार्केट 840 का लेवल नीचे तोड़े। अपसाइड का लेवल मेरे हिसाब से 24,940 के ऊपर ही आएगा। 24,940 के ऊपर फर्स्ट लेवल 24,000 है, बट सेकंड लेवल सीधा 2480 है उसके बाद। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर मार्केट किसी कारण से 24,940 के ऊपर निकलता है तो 24,000 तक इजी स्विंग है। 24,000 पे एक हर्डल है, लेकिन अगर वो हर्डल निकाले 24,080 तक क्लियर मूव है, उसके बाद 24,200 तक का इजी मूव है। लेकिन देखना होगा कि क्या होता है पी स्टॉक का, हमारे यहाँ रिजल्ट जो आ रहे हैं उनका इफेक्ट क्या होता है।
24,840 के नीचे मार्केट टूटता है तो 24,760 फर्स्ट लेवल आपके लिए आता है, फिर 90 दिख रहा है बट 24,700 ही पकड़ लीजिए। तो 23,760 फर्स्ट लेवल, 23,700 सेकेंड लेवल आपको देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 540, 550, 560 तक का जोन दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना होगा, चार्ट को आपको 1 आवर पे करना होगा, आपको सब लेवल दिखाई दे देंगे। तो अगर मार्केट किसी कारण से इधर निकला तो उसके बाद ये 560 तक तो इजी मूव है, बट अब अगर 560 के भी नीचे निकला तो ये जो पूरा गैप है ना 200-300 पॉइंट का, वो एक सिंगल ट्रेड में नीचे मार्केट फेंक देगा आपको। देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका अगर ऑप्शन डेटा दिखाऊं, क्योंकि ऑप्शन डेटा बहुत इफेक्ट करेगा, आप नोटिस करें ऑप्शन प्रीमियम काफी हद तक कम दिखाई देंगे आपको 23,908 पे 180 एंड 165, जो कि यूजुअली पहले हाई हुआ करते थे। कल अगर यूएस और ईरान के बीच में कुछ झमेला अगर वापस से फिर चालू हो जाए तो प्रीमियम फिर से बढ़ते हुए दिख सकते हैं, मगर तब तक प्रीमियम से शार्प डिक्लाइन के मूड में है। तो मेरे हिसाब से 9.20 9.25 तक ये प्रीमियम्स 140 145 के आसपास एट द मनी पे दिखाई दे। अब एट द मनी का लेवल जो भी हो तो 140 145 के आसपास दिखाई देंगे, जिसमें 100 पॉइंट नेक्स्ट डे के लिए होगा, तो 40 पॉइंट दिखे ड्यूरिंग द डे भी बचा रहेगा, तो वो भी एक बार देखना पड़ेगा अपने को। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में ऊपर मार्क करके देखिए 56,200 का लेवल, नीचे मार्क करके 56,000 का लेवल। 56,200 के ऊपर 56,500 तक का इजी स्विंग है, 56,000 के नीचे 50,750 तक का इजी स्विंग है। बट 50,750 तोड़ दिया तो 50,450 फिर 50,200 तक का इजी स्विंग बन के आता है। और ये लास्ट वीक है तो इसकी मंथली एक्सपायरी भी इसी वीक पे है, और उस हिसाब से अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 दिन के हिसाब से आपके 400 500 पॉइंट प्रीमियम बचे हुए। तो टेक्निकली इसमें से भी वही 400 पॉइंट प्रीमियम हो जाएगा, वही 920 925 तक। एंड उसके बाद पूरे दिन भर में 350 पॉइंट है ना, तो 250 पॉइंट बचना चाहिए। यस, तो 150 पॉइंट के आसपास दिन भर में डिके होना है। तो दोनों साइड 150 पॉइंट डिके का कल बैठा हुआ है। तो कल साइडवेज मार्केट हो जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मतलब एक झटका शुरू में जो देना है दे देगा मार्केट, उसके बाद साइडवेज करके प्रीमियम काटेगा, फिर 2 बजे के बाद जो मूवमेंट देना होगा देगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज रख के प्रीमियम खाने के लिए बहुत प्रीमियम बचे हुए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने को, क्योंकि वो है आपका मंथली एक्सपायरी इसी वीक में है, तो आपको निफ्टी मिड कैप का भी ध्यान रखना होगा। 13,720 नीचे में एंड 13,780 ऊपर में, ये रेंज को टूटने दिया। तो 720 के नीचे तोड़े या 780 के ऊपर निकले तभी आपको कोई बुलिश मूव मिलना है या बियरिश मूव मिलना है। सेंसेक्स में 76,400 नीचे में एंड 76,800 ऊपर में आप मार्क कर लीजिए। जिस रेंज को तोड़ेगा मार्केट आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है, उसी हिसाब से प्लान करिएगा, प्ले करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।